Hello everyone, welcome to Shriram's IAS online platform. I hope you all are doing good, things are fine at your place. इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे दीज आर्टिकल्स. जल्दी से एक आइडिया दे देती हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से यू कैन लिंक. नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, अगेन जीएस पेपर 2. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ICCPR क्या है वो सब देखेंगे. नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसके साथ साथ हम डीप ओशन मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे इन डिटेल. इंडिया मैरीटाइम सेंटर अभी हाल ही न्यूज में आया है, सो विल टेक दैट अप. कावड़ यात्रा के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंडिया सर्विसेज सेक्टर को लेकर डिस्कशन होगी. एडिटोरियल था ये और इस एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी सारी डिस्कशन जो हैं वो लेंगे. पेन एंड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए सो दैट जब मैं इंडिया के सर्विसेज सेक्टर ये वाला आर्टिकल डिस्कस करूंगी तो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, लिखते चलिएगा. जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो आर्टिकल को, और जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, उससे भी लिंक होता है. ठीक है, तो इंडिया के सर्विसेज सेक्टर की जब हम बात करेंगे ना, तो इस सर्विस सेक्टर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है अभी तक वो देखेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ये सारी डिटेल डिस्कशन होगी इस आर्टिकल के अंदर. सेशन अच्छा लगता है तो जल्दी से फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. और क्या करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि बाकी और भी जो सेशंस पब्लिश होते हैं, कोई भी सेशन पब्लिश होता है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर की जब ये सेशन पब्लिश होगा, कोई भी सेशन आए आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाती है और फिर आप जैसे सेशन पब्लिश हो आप फटाफट अपना आर्टिकल देख के कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव्स टू डिस्कॉम्स अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. तो क्या कहती है ये स्कीम और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यही है कि सरकार ने कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू करी हैं टू हेल्प इम्प्लीमेंट दी इंसेंटिव्स. जो इंसेंटिव्स किसे दिए जाते हैं? डिस्कॉम्स बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं टू हेल्प इम्प्लीमेंट दैट, उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस योजना के बारे में पढ़ना. ये जो सरकार की योजना है ये कब आई थी? 2024 में 15 फरवरी को आई. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो हाउस होल्ड्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. अब यहां पर मैं देखो एक बात ध्यान में रखो, कोई ऐसे स्पेसिफिकली रूरल या अर्बन कुछ ऐसे बात नहीं करी है, जनरल है कि टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया, इसका मेन गोल है. अब काम कैसे करेगी? अंडर दिस स्कीम होगा क्या, जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें एक सब्सिडी मिलेगी. मान लो आप अपने छत पे रूफटॉप लगाओ और आपको रूफटॉप लगाने पे जो आपकी कॉस्ट आई उसका 40% कॉस्ट का 40% ये सब्सिडी कवर करेंगी. एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प हो गई है आपको. और इस स्कीम का मकसद भी यही है टू हेल्प 1 करोड़ हाउस होल्ड्स. और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इट विल हेल्प यू टू सेव गवर्नमेंट ₹75,000 करोड़ एनुअली इन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. तो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट यही पड़ेगा कि सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है टू सेव ₹75,000 करोड़ हर साल ऑन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ड्यू टू दिस स्कीम. तो इस स्कीम के लिए जो टोटल अमाउंट प्लान किया गया है वो है 75,021 करोड़ एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2026-2027. तो स्कीम हेल्प कर रही है लोगों को टू सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, कि आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस करिए और उसके बदले में इट हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑल्सो टू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. ठीक है जी, तो ये इस स्कीम की कुछ बातें हैं, बट हम इसको
देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एंगल से। अब इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? पहले तो जो सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, द हाउस होल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। दूसरा, घर होना चाहिए, यू मस्ट ओन अ हाउस विद रूफ, ऐसी रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग द सोलर पैनल्स। हाउस होल्ड मस्ट हैव उनका एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए उनके पास। और लास्ट फोर्थ पॉइंट कि आप कोई और फाइनेंशियल हेल्प रिसीव नहीं कर रहे होने चाहिए सोलर पैनल्स के लिए, किसी दूसरी स्कीम से हेल्प ले रहे हो या किसी अलग प्रोग्राम से हेल्प ले रहे हो तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। तो सोलर पैनल्स के लिए द हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी। तो यहां पर ना जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, ये स्कीम इन डिस्कॉम्स को डिजिग्नेट कर रही है एज स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। मतलब ये एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर इंश्योरिंग कि प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। उनका काम रहेगा टू मेक श्योर कि जो नेट मीटर्स हैं वो अवेलेबल हो, इंस्पेक्टिंग द इंस्टॉलेशंस, इंश्योरिंग कि सोलर पैनल्स आर सेटअप करेक्टली, टाइमली इंस्पेक्शन करना, वो इनका काम रहेगा। और इनको मिलते हैं फिर इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। हाउ मैनी न्यू सोलर पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं जिन्होंने, मतलब जहां पर इन्होंने हेल्प करी हो बियॉन्ड अ सर्टेन बेसलाइन लेवल, तो वहां डिस्कॉम्स विल रिसीव द इंसेंटिव्स ऑल्सो। सो द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द इंसेंटिव्स इज 4950 करोड़। ठीक है, चलिए ये लीजिए आपका नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दे हैव इनिशिएटेड नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग क्या प्रोग्राम है ये, इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। इंडिया का डाइवर्स कल्चरल एसेट है कि नहीं है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, कितने अलग अलग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कल्चर्स का, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, रिसोर्सेज हैं, डांस इतना है, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म्स हैं, क्राफ्ट है, हेरिटेज साइट्स हैं। तो इस मिशन का पर्पस यही है कि यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ दीज कल्चरल एसेट्स, to have a document to map the various elements of Indian culture, like art form, like music, like dance and things like that. So the goal is to have a detailed information about the country's cultural resources, which can be helpful in preserving them, in promoting them. तो इसके एम और अवेयरनेस, एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रोजेक्ट के? पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना। प्रोजेक्ट चाहता है कि पहले तो लोगों में अवेयरनेस हो कि वो कल्चरल हेरिटेज कितना इंपॉर्टेंट है, वो हाईलाइट करें। और वो यू कैन कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑल्सो, आइडेंटिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, इट कनेक्ट्स विद दैट। कल्चरल मैपिंग होगी इसके अंदर। बेसिकली एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होगा ऑफ 6.5 लाख विलेजेस इंक्लूडिंग देयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स, क्रिएटिव कैपिटल, पॉपुलेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज हो गए। सो विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स दैट आर प्रैक्टिस्ड अक्रॉस इंडिया। एक वेब पोर्टल होगा, एक मोबाइल ऐप होगा जो डेवलप होगा टू सर्व एज अ, यू कैन से, अ सेंट्रल प्लेस फॉर कल्चरल इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है जो हर एक गांव को बेसिकली यहां पर बात कर रहा है उनके डिटेल रिकॉर्ड की, सो इट विल इंक्लूड एवरी विलेज दैट इज लिस्टेड इन सेंसस 2011 कि जितने भी इनहेबिटेड विलेजेस हैं इंडिया के अंदर वो सारे कवर किए जाएं। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी थ्रू नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, जो प्रोजेक्ट का डेटाबेस है, इट कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन ऑल्सो थ्रू दिस वेबसाइट, मेरा गांव मेरी धरोहर वेब पोर्टल। इसका फायदा क्या है? इट कैन बी यूज इफेक्टिवली बाय एनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है। किस लिए कर सकती है? उस XYZ कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए। जो वहां के आर्ट फॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उन सबको यू कैन प्रिजर्व एंड यू कैन प्रमोट, राइट, जो भी आपने आइडेंटिफाई करे इन द विलेजेस। रही बात इस नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग की, ये स्कीम है
दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका पर्पस क्या है? ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ आर्टिस्ट, आर्ट फॉर्म्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो डेटा आपको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बाकी मिनिस्ट्री से, एंड ऑल्सो स्टेट्स ऑन अ रोबस्ट IT एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। तो डेटा कलेक्ट होगा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स, और यू विल बी मैनेजिंग इट, यू विल बी स्टोरिंग इट ना ऑन अ IT प्लेटफॉर्म, राइट? तो ये उनका मकसद है कहने का। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन डेटाबेस है वेर यू आर कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया, so that you can better manage it and you can support the rich cultural heritage of India. ठीक है, आगे बढ़े। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हाल ही इंडिया सक्सेसफुली concluded its 4th periodic review by the UN Human Rights Committee under ICCPR in Geneva। मतलब सिंपल टर्म में समझाती हूँ। पीरियोडिक रिव्यू क्या समझते हो आप उससे? असेसमेंट लगा लीजिए, एक रेगुलर चेकअप होता है ना, तो वैसे ही एक असेसमेंट है दैट इज डन बाय UN ह्यूमन राइट्स कमेटी। ये मॉनिटर करती है कि कंट्रीज हाउ द कंट्रीज फॉलो ICCPR। एक एग्रीमेंट लगा लीजिए दैट इज बेसिकली डीलिंग विद प्रोटेक्टिंग पीपल्स सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। तो ये कमेटी इंश्योर करती है कि क्या कंट्रीज फॉलो कर रही हैं इस एग्रीमेंट को। इंडिया हैज जस्ट कंप्लीटेड इट्स 4th periodic review. It has undergone this assessment for the 4th time, and this review took place in Geneva. ठीक है, अच्छा फिर इस रिव्यू से हमें क्या पता चला? कि इंडिया इज कमिटेड टू फॉलो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रूल्स एंड इट इज ओपन टू एड्रेसिंग एनी इशू and is still working to protect citizens' right. During this review, जो हमारे leaders हैं, they talked about several important topics. जो Indian delegation है, that was led by the legal government officials. They discussed what? ये topics आप लिख भी सकते हो। Anti-corruption, हमारी major बातें इस पे होती हैं। Non-discrimination, women और minority rights, ये मतलब important topics हो गए। साथ ही साथ आप ये भी नोट कर लीजिए। काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, जिसमें इंडिया बढ़ चढ़ कर बोलता है। प्रिवेसी की बात होती है, वेर यू सेफ गार्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेसी, एंड न्यू क्रिमिनल लॉज की बात, द रिसेंट चेंजेस दैट हैव बीन डन इन द लॉज दैट आर रिलेटेड टू क्राइम एंड जस्टिस। सो द इंडियन डेलीगेशन दैट इंक्लूडेड हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे डिस्कस्ड दीज इश्यूज विद द कमेटी। ठीक है, वापिस से आते हैं और बात करते हैं ICCPR की। पढ़िए इसको, जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहा है आर्टिकल। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, ICCPR। पहली बात तो ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया 1966 में। ये अडॉप्ट किया, इट केम इनटू फोर्स इन 1976। ठीक है, 10 साल बाद उसके। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज अ पाइवटल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। एक ऐसी ट्रीटी है दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट प्रोटेक्ट्स पीपल्स civil and political rights like freedom of speech हो गया, there should be right to have a free fair trial and protection from various like from torture और ये सब चीजें। now we have this international bill of human rights। तो यहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स और ICCPR, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, सो ICCPR इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ दीज 3 की डॉक्यूमेंट्स। ये तीनों, एक, दूसरा और एक ये तीसरा, दे कॉन्स्टिट्यूट दिस इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहां पर कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं फॉर द कंट्रीज?
that agree to this particular treaty. Countries must make sure कि they safeguard the important rights for everyone. जो ratifying countries हैं, they need to protect and preserve the basic human rights, right to life, equality before law, freedom of speech, assembly, association, religious freedom and privacy, freedom from torture, ill treatment, arbitrary detention and gender equality. ठीक है जी. So countries that follow it, they need to ensure कि these basic rights are being protected and upheld for everyone. तो यहां पर सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टेक एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स दैट आर एनश्राइंड इन द ट्रीटी. जो इस ट्रीटी के अंदर ये जो हमने बात करी है इन पॉइंट्स की, तो सरकारों को अलग अलग कंट्रीज की दे मस्ट टेक एक्शंस इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इन देयर कोर्ट्स, इन द लॉज, ताकि यू प्रोटेक्ट द राइट्स दैट आर लिस्टेड इन दिस ट्रीटी. ठीक है जी. अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तो वहां की सरकार मस्ट प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर द वायलेशन ऑफ दीज राइट्स. यू शुड हैव लॉज इन प्लेस, सीक जस्टिस, जुडिशियल मेजर्स होने चाहिए. अब 2024 के हिसाब से 174 कंट्रीज हैं दैट आर पार्टी टू दिस, और इंडिया बिकेम अ पार्टी टू इट इन 1979. उसके बाद इट हैज अंडरगोन 3 रिव्यूज. लास्ट रिव्यू दैट वाज कंडक्टेड इन 1997. ठीक है. नाउ लगे हाथ ह्यूमन राइट्स कमेटी की बात कर लेते हैं. ये एक बॉडी है जिसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है फॉर अ 4-year टर्म, जो मॉनिटर करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रीटी बाय द स्टेट पार्टीज टू ओवरसी की हाउ कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस. दे एक्सपर्ट्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years. दे वर्क पार्ट टाइम एंड दे मीट 3 times a year. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और न्यूयॉर्क यूएस, टू मेक द डिसीजंस ड्यूरिंग इट्स सेशंस. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, आइए नजर डालते हैं. नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, किसके अंदर पड़ता है ये सेंटर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर. क्या कर रहा है? इट इज बिल्डिंग अ न्यू ओशन रिसर्च वेसल. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इट इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू शिप, एक न्यू ओशन रिसर्च वेसल, जो किस लिए डिजाइंड है? फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, फॉर रेयर मिनरल्स एंड मेटल्स. It will be used to explore the deep parts of Indian Ocean to find these rare minerals, these metals. And this is an initiative by India as a part of India's Deep Ocean Mission. मैं Deep Ocean Mission की बात करूंगी, जिसका मकसद क्या है? To discover the valuable resources. हमने बात करी भी है Deep Ocean Mission की पहले, अगर आपको सेशंस के साथ आप डेली कंसिस्टेंट होते हो तो. अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक दिन आए 4 दिन भाग गए, तो एक दिन भी नहीं आना है. कोई मतलब मेरा मकसद एट दी एंड यही है कि आपको फायदा हो. एग्जाम में जाके मतलब ये साल भर का जो आपका लॉट रहेगा करंट अफेयर्स का, उसे आप सीखो, आंसर्स दे पाओ. वो सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है, मेंस की भी बात है, इंटरव्यू की भी बात है. एक और ना हर चीज कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी होती है. एक जो मैंने 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा है, क्या पता तीसरे दिन वो आपको इंटरलिंकिंग करनी पड़े. तो आप एक दिन आए 4 दिन गायब चले गए, वो कंसिस्टेंसी नहीं है. तो वो सिर्फ चाहे वो करंट अफेयर सेशन की बात ही नहीं है, बाकी कोई भी सेशन हो, आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. वेट भी रिड्यूस कर रहे हो तो भी हर चीज़ कंसिस्टेंसी से जुड़ी हुई है. और प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना, आज नहीं कल कर लेंगे, ये सब वाली कहानी मत करिएगा. ठीक है. चलिए बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की. 1998 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड. एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये. ठीक है. इसका मेन फोकस क्या है? इट इज इंडियाज टॉप रिसर्च सेंटर्स फॉर स्टडिंग पोलर रीजन्स, सर्दर्न ओशन रियल्म्स, आर्कटिक, एंटार्क्टिक. सो दिस सेंटर
plans and carries out scientific missions, scientific research, polar expeditions it executes in Antarctica, Arctic, Himalaya, Southern Ocean. So it is the main organization that is responsible for planning, promoting, coordinating, executing polar research, Southern Ocean scientific research. ये इनका काम है. एक बेसिकली आप लगा लीजिए एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, जो हैंडल करता है रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज, एक्सपीडिशंस टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स. हो गए ना, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, सदर्न ओशन. ठीक है. नाउ इट कंडक्ट्स रिसर्च ऑन स्ट्रैटेजिकली वाइटल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मैपिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. Basically, it researches the area of the ocean around India where the country has special rights to explore and use the marine resources. Exclusive economic zone, territorial zone, कितने कितने nautical miles तक रहता है वो आप मुझे comment section में बताएंगे. It studies continental shelf margins. It studies the edges of the continent underwater to understand the extent of India's territory. Deep Ocean Mission, it conducts research on. Right? We have Research Advisory Committee also, that helps to guide and plan the research activities. कहाँ लोकेटेड है? वास्को डी गामा, गोवा के अंदर. पहले इट वॉज कॉल्ड एज नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है. रही बात डीप ओशन मिशन की. डीप ओशन मिशन एक इंडिया का एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसका मकसद है टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ओशन, टू हार्नेस द डेप्थ ऑफ ओशन. 2021 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया. 5 साल का मिशन है. बजट है इसका 4077 करोड़. इस मिशन का पर्पस क्या है? टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, मैन्ड सबमर्सिबल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स. मतलब अब मैं चाहूं तो ना ये बस 3 वर्ड्स पढ़ के जा सकती थी, आगे बढ़ा देती, पर नहीं. डीप सी माइनिंग मतलब टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मेटल्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर. तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना इसका गोल है. दूसरा, मैन्ड सबमर्सिबल्स, समुद्रयान के बारे में पढ़ना. यू आर क्रिएटिंग सबमरीन्स दैट कैन कैरी पीपल टू ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशन, ये इसका गोल है. अंडर वाटर रोबोटिक्स, मतलब यू आर बिल्डिंग, ऐसे लगा लो, रोबोट्स that can work underwater to gather the information and perform the task. Ocean climate change advisory services देना इसका मकसद है. Providing advice on how ocean changes affect the climate. And deep ocean survey and exploration. You are exploring the deep ocean, you are mapping the deep ocean to understand its resources and environment. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को प्रोहिबिट किया है द एनफोर्समेंट ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड डायरेक्टिव्स. उत्तराखंड और यूपी के कुछ डायरेक्टिव्स आए कि जो कावड़ यात्रा के टाइम पे जो इटरीज बेसिकली जो है लॉन्ग द रूट, जैसे जो खाने के लिए आप दे रहे हो, ओनर्स जो हैं उनके, दे हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओनर्स. तो ऐसा यूपी और उत्तराखंड ने कहा. क्या कहा? कि जो फूड शॉप्स आती हैं अलोंग दिस यात्रा रूट, दे हैव टू शो द नेम्स ऑफ द ओनर्स. लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ दीज इटरीज विल नीड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ फूड दे आर सेलिंग टू द कावड़ियाज. वो आपको नाम नहीं बताना है, राइट? ओनर का नाम नहीं शो करना है, लेकिन जो खाने की चीज है, यू मस्ट स्टिल शो कि व्हाट फूड दे आर ऑफरिंग टू द पिलग्रिम्स. तो सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक दैट रिक्वायरमेंट फॉर शोइंग ओनर्स नेम. अब ये ना आपके लिए केस स्टडी, आई वुड से रादर इंटरव्यू के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है. इससे आप क्या इम्प्लीकेशन लेकर जाते हो, क्या आप समझते हो इससे? और ऐसे सुप्रीम कोर्ट की ये चीज़ें, ये थोड़ा सा ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रीलिम्स के लिए आज ये कॉन्टेक्स्ट आपके इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आप इस पे क्या सोचते हो, इस सुप्रीम कोर्ट की पॉइंट पे क्या सोचते हो. रही बात कावड़ यात्रा की, तो ये हर साल एक रिलीजियस जर्नी होती है. जुलाई से
अगस्त चलती है ये, और सावन का महीना जैसे शुरू हो गया है तो उस टाइम पे ये होती है। और यहाँ पर हर साल जो पिलग्रिम्स हैं, जो डिवोटी हैं लॉर्ड शिवा के, वो जाते हैं, कावड़िया बोलते हैं उन्हें। और हरिद्वार हो गया, गंगोत्री, उत्तराखंड, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, वो डिवोटीज ट्रैवल करते हैं इन साइट्स पे, गंगा नदी का पानी कलेक्ट करते हैं इन द कावड़्स और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये जो नाम हम बोल रहे हैं कावड़, ये आता है आफ्टर अ बैम्बू पोल जिसमें देयर इज अ कंटेनर्स ऑफ होली वाटर दैट आर टाइड एट ईच एंड। जैसे आप ये देखो, तस्वीर में भी होंगे, ठीक है। तो द कलेक्टेड वाटर जो है वो जो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं तो दे आर ऑफर्ड टू द शिवा टेम्पल, और इसको जल अभिषेक बोलते हैं। तो बहुत से जो डिवोटीज हैं वो होली वाटर जो है वो लेकर आते हैं अपने टू देयर टाउन्स, टू देयर विलेजेस। और एक बार ये मान्यता है, ये ऐसा बिलीव है कि एक बार व्हेन इट इज फिल्ड, वो जो पोट है इट शुड नॉट टच द ग्राउंड, तो वो उसको ऐसे अपने शोल्डर्स पर लेकर, जैसे आपने देखा होगा, आते हैं। सो वो बेयर फुट जाते हैं, जर्नी कंप्लीट करते हैं, और कुछ दे गो बाय लेइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सैफरन क्लोथिंग वो पहनते हैं, फास्ट रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फूड, वाटर एंड सॉल्ट इनटेक जो करते हैं वो जर्नी के दौरान, दे ऑब्जर्व दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है जी। India Maritime Center moves closer to reality under the Maritime India Vision 2030। बात हो रही है इंडिया मैरीटाइम सेंटर को लाने की। IMC कहाँ पर, क्या पर्पस होगा, वो सब देखते हैं। इंडिया मैरीटाइम सेंटर, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज अंडर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। हमारा जो मैरीटाइम इंटरेस्ट आप बोल लीजिए, हमारी जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, तो इंडिया मैरीटाइम सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है इट विल फोकस ऑन मैरीटाइम एक्टिविटीज, शिपिंग, पोर्ट्स, ओशन रिलेटेड सेक्टर बेसिकली। इट विल वर्क टू ब्रिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टुगेदर, support policy making, provide expert advice. It will help you to improve and promote India's maritime sector, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे वो ग्लोबली हो. So it aims to support the development and growth of maritime sector in India. So let's talk about the aims and objectives. एक unified platform, एक think tank लगा लीजिए. It will serve as for the Indian maritime industry. इंडिया की पार्टिसिपेशन एनहांस हो जाएगी इन दी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल फोरम्स. It will work to increase India's involvement in these organizations also. Efforts होंगे इंडिया की जो खुद की मैरीटाइम इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक मैरीटाइम इंडस्ट्री, उसको स्ट्रेंथन करना. मेजर इवेंट्स होंगे जो इन मैरीटाइम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे ऑन द ग्लोबल स्टेज. मैरीटाइम सेक्टर ग्रो करे इन अ सस्टेनेबल वे, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कराना वो इनका काम होगा. इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टेक होल्डर्स, collaboration and networking, and IMC plans to set up a fund to support the maritime industry, including the new startups also. ठीक है. मुंबई को फाइनलाइज किया गया है एज द लोकेशन फॉर द IMC. IMC सेक्रेटरीट जो होगा दैट विल बी बिल्ड एज अ वर्ल्ड क्लास टॉप क्वालिटी ऑफिस बिल्डिंग होगा, कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे, मीटिंग स्पेस होगा, एंड दिस IMC इज बीइंग सेट अप एज सेक्शन 8 कंपनी विच इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. मतलब जिसमें रजिस्टरिंग द कंपनी हो गया, सेटिंग अप इट्स गवर्निंग रूल्स एंड डिसाइडिंग ऑन इट्स फीस, वो सब प्रोसीजर जो है विल बी सेटअप. ठीक है जी. चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जो कि बात कर रहा है सर्विसेज सेक्टर की, दैट कैन पावर अप द जॉब इंजन. एक ना इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर डिबेट है, इस पर डिस्कशन करते हैं. एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके डिबेट है. किस चीज़ की डिबेट है कि भैया हम सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाएं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा फोकस करें. सर्विसेज सेक्टर बोले तो फाइनेंस, हेल्थ केयर, IT, टूरिज्म, और ये सेक्टर एक मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन बन गया है इंडिया के अंदर. डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और अब सर्विसेज की तरफ, और ये विजिबल भी है. आप चाइना देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, ताइवान देख लीजिए, दिस ट्रेंड इज विजिबल इन दीज कंट्रीज.
इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है टू एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन सर्विसेज सेक्टर भी इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। और सर्विसेज सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? अपना कल हमने देखा था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करें, स्किल डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करो, और जो आपके रेगुलेशंस हैं भैया उनको जरूर स्ट्रीमलाइन कर लो पहले, ताकि बिजनेसेस के लिए आसानी हो जाए टू ऑपरेट, राइट? तो सर्विसेज सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है ये मैं नहीं कह रही हूं। अगर मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं 2023-2024 के, सो इसने कंट्रीब्यूट किया है अबाउट 55% इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2024, राइट? बेटर फैसिलिटीज लेकर आना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, एंड शिफ्ट हुआ है ऑब्वियसली टुवर्ड्स ऑनलाइन पेमेंट्स, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट की तरफ। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करूं तो टोटल एक्सपोर्ट 44% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इज मेड अप बाय द सर्विसेज। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ सर्विसेज। देखो, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सर्विसेज, मेडिकल हो गया, लीगल, एंटरटेनमेंट, अकाउंटिंग, तो एक्सपेंशन है। चाहे वो आपका टूरिज्म हो, एविएशन सेक्टर देख लो, ई कॉमर्स देख लो, टेक सर्विसेज देख लो। सो इंडियाज दीज मेजर सर्विसेज सेक्टर्स जो हैं दे हैव अ सब्सटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल। हर एक सेक्टर की अपनी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर जॉब क्रिएशन। लेकिन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चाहे कोई भी सेक्टर ले लो, आपको ना एक स्किल्ड वर्कफोर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, उस हिसाब से आपको वैसे टेक्निकल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स चाहिए रहेंगी। हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है ना वो डिवाइडेड है, एक हाई टेक के अंदर और एक लो स्किल सेगमेंट का, ऐसे लगा लीजिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर लो, चाहे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर है, दे स्ट्रगल टू एक्सेस फाइनेंस। सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना है, ताकि उनको क्रेडिट एक्सेस मिले। सो एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज अ चैलेंज। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने की बात, एक सिंगल विंडो सिस्टम हो, लीगल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, ताकि बिजनेसेस, जैसे किसी ने इन्वेस्ट करना है या बिजनेसेस ने, या फिर किसी ने अपना स्टार्टअप लगाना है, लेकिन हमारा जो लगाने का प्रोसेस है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो ही इतने कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो सोचेंगे कि छोड़ो, करते ही नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है। और जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बनी रहती हैं, वो इंपैक्ट करती हैं द कॉस्ट को, सर्विसेज डिमांड को। तो कर क्या सकते हो? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो, सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल फंडिंग हो, मैच करो जो स्किल्स, उन स्किल्स को जो सेक्टर की डिमांड है, वैल्यू एडिशन और हो, प्रोडक्टिविटी, अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स सेक्टर को सपोर्ट करो। बहुत से ऑनलाइन रिटेलर्स दे फेस डिफिकल्टीज, वो कर सकते हैं आप। लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन क्रिएट मेनी जॉब्स फॉर मीडियम स्किल्ड वर्कर्स इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर। पीएलआई स्कीम्स जो लेकर आए हैं हम, these can be implemented, जो definitely they can help in improving the labor productivity। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, यू हैव टू कीप अप विद दैट, क्योंकि जॉब की डिमांड जो है वो इवॉल्व होती रहती है, और उसके साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी इवॉल्व होनी चाहिए। चाहे वो एआई की बात हो, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी की बात हो, बिग डेटा की बात हो, ब्लॉकचेन हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये कुछ फोकस एरियाज हैं। ठीक है, तो दिस ऑल कैन बी डन। रेस्ट, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, कोई पॉइंट रह गया हो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेकर जाइए। नंबर ऑफ पॉइंट्स आई हैव शेयर्ड, प्रिपेयर योर नोट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लीजिए, समझ आपको आ ही गया होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही रही हूँ आपसे।
ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, विश एवरीबडी good luck. We'll meet you in the next one with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning. This is your mentor Arzu Kakkad signing off.